जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। दोस्तों, ये कार्यक्रम शुरू हुआ वहां से लगाकर अभी तक सभी ने इतनी देर बैठकर सुना, कहीं ना कहीं सुन के बोर भी हुए होंगे। लेकिन आपने कई सत्संग सुने होंगे, कई बड़े बड़े पार्टियों के कार्यक्रमों में गए होंगे, झंडे उठाए होंगे। देश आजाद हुआ ये बोलते हैं, लेकिन देश हकीकत में ट्रांसफर हुआ है। जब अंग्रेज देश छोड़ के गए तो इन लोगों को देश का नाम ट्रांसफर हुआ है, मतलब इन्होंने इस देश को लीज पे लिया था। वहां से लगाकर यदि हमारी ये क्रांति अगर अभी तक चलती तो आज बात कुछ अलग होती। इस देश में अंग्रेज आए, मुगल आए, इस देश में शक और कई प्रकार के लोग आए, तब भी हमारे देश की जो जमीन है, हमारी माई माटी है, इसका इतना सौदा नहीं हुआ था जितना कि आज 1947 से लगाकर अभी वर्तमान समय में इन सालों के अंदर जो हुआ वो उसके पहले भी नहीं हुआ था। हमारे क्रांतिकारियों के रास्ते पर हमको चलने की जरूरत है। हमारे पुरखों का संघर्ष क्या है ये हमको जानने की जरूरत है। आपको धार्मिक चीजों में आप इंटरेस्ट लेते हो, राजनीतिक चीजों में आप ज्यादा इंटरेस्ट लेते हो, लेकिन आपको हमारे पुरखों का, मालिक टंट्या भील, बिरसा मुंडा जी और हजारों क्रांतिकारियों का जो संघर्ष है, उनके बलिदान का इतिहास जानना चाहिए, हमारी संस्कृति के बारे में जानना चाहिए, हमारी परंपरा के बारे में जानना चाहिए। आज हम क्या जान रहे हैं? ये जो वर्तमान पीढ़ी है, इसके आने वाला भविष्य कैसा होगा, इसके बारे में हमको चिंतन मनन करना चाहिए। क्योंकि अभी जो वर्तमान पीढ़ी है, ये नाचने गाने के अलावा और पाउच वगैरह खाने के अलावा इनको कुछ नहीं दिखता है। शिक्षा का मार्ग धीरे धीरे खत्म हो रहा है। नवोदय विद्यालय, पीएम श्री विद्यालय, सीएम राइज जो स्कूलें हैं, ऐसी स्कूल ब्लॉक स्तर पर खोली जा रही है। उन स्कूलों में जो टॉप आएगा उनके अलग से एग्जाम होगा और उसके बाद जो पास होगा उसी का वहां पे सिलेक्शन होगा, और आसपास की जितनी भी स्कूलें वो बंद कर दी जाएगी। तो हमारा समाज शिक्षा से भी वंचित होने जा रहा है। आपकी कब आंखें खुलेगी? आज हमारे पास क्या व्यवस्था है? अगर आपको आपके सामने चुनौती आ गई कि आपको खाने के लिए अनाज नहीं मिलेगा, जिस प्रकार से ये जो बारिश हुई है, इन बारिश के समय में हमारी कई प्रकार की जितनी भी हम फसल बोते हैं वो फसलें खत्म हो गई, बर्बाद हो गई। यदि आने वाले समय में ऐसा अकाल का समय आया तो हमारे समाज को कैसे जिंदा रखेंगे, हमारे आने वाली पीढ़ी को कैसे जिंदा रखेंगे, इस बारे में हमारा समाज नहीं सोचता है। अभी वर्तमान में हमारी सबसे बड़ी जो लड़ाई है वो जमीन की है, और आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी को कैसे जिंदा रखना, उसके लिए लड़ाई है। आज आपके पास क्या आर्थिक व्यवस्था है बताइए? आप आदिवासी को छोड़कर जितना भी जो समाज इस देश में रहता है, जितना भी वर्ग रहता है, उनके पास अपनी स्कूल है, अपने हॉस्पिटल है, अपना व्यापार है, अपना सब कुछ है। लेकिन आदिवासियों के पास इनमें से ना हॉस्पिटल है खुद के समाज के नाम की, ना आदिवासियों के पास शिक्षा की व्यवस्था है, ना आदिवासियों के पास व्यापार की व्यवस्था है। तो कैसे जिंदा रखोगे अपने समाज को, ये सोचने का विषय है। क्योंकि हमारे समाज के पास आर्थिक फंड नहीं है जो समाज के नाम से, चाहे वो अन्य समाज कोई भी जो है, उनके पास उनके समाज का सामाजिक फंड होता है जो वो उनका समाज के लिए विकास में काम करते हैं। आज हमारे पेटलाद विधानसभा में एक विधानसभा का उदाहरण दे रहा हूं कि 132 पंचायत है। यदि 132 पंचायत में एक पंचायत में 1000 लोग भी अगर उदाहरण के लिए रहते हैं तो 132 पंचायत में 1,32,00,000 लोग होते हैं। 1,32,00,000 लोग अगर एक घर से या एक व्यक्ति मात्र 100 रुपए महीने का दे दे तो 1,32,00,000 आपका 100 रुपये से एक महीने में 1,32,00,000 इकट्ठा होता है। आप साल भर का गुणा कीजिए कि आपके पास कितने करोड़ रुपए होंगे उसी पैसे से, और मात्र 100 रुपये से आपका समाज खड़ा हो सकता है, आपके समाज के लिए व्यवस्था हो सकती है, आपके समाज के लिए हॉस्पिटल का निर्माण हो सकता है, आपके लिए स्कूल का निर्माण हो सकता है, आपके लिए व्यापार खड़ा हो सकता है। अभी ये जो समय है, ये हमारे पुरखों की तरह हम हथियारों से लड़ाई नहीं लड़ सकते। ये समय है हमें हमारे समाज को एक करके हमारा आर्थिक फंड, सामाजिक सोशल फंड इकट्ठा
करके हमारे समाज का निर्माण करना पड़ेगा और आने वाली पीढ़ी को बचाना पड़ेगा। इसी के साथ आभार, जोहार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।